पहले कुछ एनवायरनमेंट की बात कर लें। ये हमारी शीट जो थी ये पेंडिंग थी, इसको पहले आज थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ एमसीक्यू मैंने पूछा है। ये जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, ये किसकी कोप है? यूएनएफसीसीसी की कोप है। इसका मतलब इसमें जो भी बात कही जाएगी वो बाइंडिंग होगी कि नॉन बाइंडिंग? रिप्लाई करिए। इसमें जो भी बात कही जाएगी वो बाइंडिंग है कि नॉन बाइंडिंग? नॉन बाइंडिंग है ना, क्योंकि यूएनएफसीसी से में कहा गया था कि इसमें जो कुछ भी कहा जाएगा वो लीगली नॉट बाइंडिंग रहेगा। लेकिन जो सीबीडी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और जो मरुस्थलीकरण के लिए है यूएनसीसीडी, इन दोनों की बातें बाइंडिंग है। लेकिन ये जो तीसरा इनका भाई है, इसकी सारी बातें नॉन बाइंडिंग है। इसकी जो 21वीं बैठक हुई थी 2015 में हुई थी, नाम से समझ में आ रहा है पेरिस में हुई थी। पेरिस में कुछ समझौता हुआ था। टाइटल क्लाइमेट चेंज। भाई इसके नाम में ही क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ बात हुई होगी। लेकिन ये अपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा है, क्योटो प्रोटोकॉल में बहुत सारी बातें की गई थी, और ये कौन सी कोप थी? कोप की तीसरी बैठक थी, तीसरी कोप थी। और यहाँ पे 21वीं कोप है, साल 2015 है। क्योटो कब हुई थी? 1997 में हुई थी। इसमें बहुत सारी बातें कही गई। माना कि वो लीगली नॉन बाइंडिंग है, लेकिन इस पे जो भी बातें कही गई ये हमारे लिए, दुनिया के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्या क्या इसमें बात कही गई। पहली चीज, इसमें जो कुछ भी बात कही गई वो 2020 से लागू होनी थी, और 2021 चलना मतलब अभी पेरिस एग्रीमेंट की बातें जिसको भी लागू करना है, जिस भी देश को मानना है, वो अपने हिसाब से काम तो कर रहा होगा, क्योंकि 2020 से चालू होना है। 15 में ये बात हुई थी, और ये बोला गया था 5 साल में सब देश अपने हिसाब से अपने कुछ टारगेट बना दे, अपने कुछ टारगेट तय कर दे। टारगेट मतलब अपने एनडीसी तय कर दे। एनडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब ये इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय, इसका हिंदी कर लेना भाई थोड़ा सा। राष्ट्रीय देख लेना इसका क्या होगा। कंट्रीब्यूशन मतलब होता है योगदान। ठीक है, राष्ट्रीय देख लेना डिटरमाइंड का हिंदी क्या होगा। असल में अब इसका मतलब क्या, मतलब समझो कुछ सब समझ में आ जाएगा। असल में क्या है, ये तो कहा गया भाई दुनिया भर के देशों से कि इसकी बातें बाध्यकारी नहीं है। लेकिन भाई हेलमेट लगाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन लगाए रहोगे तो सिर बच जाएगा, नहीं तो एक्सीडेंट में मर जाओगे। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग नहीं लगाते, अपने हाथ में हेलमेट लगाते हैं। लेकिन जो लगाते हैं उनके लिए बेहतरी है। वैसा ही इसमें कहा गया कि भाई देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम देख रहे हैं यूरोप में बाढ़ आई हुई है, हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही। तो ये तो क्लाइमेट चेंज है, जहाँ बारिश होनी थी वहाँ बारिश नहीं हो रही, जहाँ बाढ़ नहीं आई थी वहाँ बाढ़ आ रही। तो ये कहा गया, इस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जो ग्लोबल एवरेज क्लाइमेट था, इंडस्ट्रियल लेवल मतलब हम मोटे तौर पे बोल सकते हैं 1600 से औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई है। कुछ ना कुछ मशीनों का आविष्कार होने लगा है धीमे धीमे, या मोर स्पेसिफिक करें तो 1650 से ही हम जो औद्योगिक क्रांति उसकी शुरुआत मान सकते हैं। उस समय मान लीजिए इंदौर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंदौर का मई के महीने में एवरेज तापमान रहता था 35 डिग्री सेल्सियस। ये हम मान रहे हैं कि 1650 में इंदौर में मई के महीने में औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतनी ही गर्मी पड़ती थी। ये इंडस्ट्रियल लेवल के पहले का तापमान है। ये कहा गया, इस उस बैठक में ये कहा गया कि हर देशों को चाहिए कि जो ग्लोबल का औसत तापमान था, जैसे मान लीजिए इंदौर का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था औद्योगिक क्रांति शुरू होने से पहले, तो ये कहा गया कुछ भी करके इसका तापमान औसत 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होना चाहिए। मतलब 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा गया। किसी भी जगह का जो औसत तापमान है, अगर वो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, अभी हम 1.5 सेल्सियस तो बढ़ा चुके हैं, और ये कहा कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मान लो इंदौर में उस समय 35 डिग्री चल रहा था और अब 37 डिग्री एवरेज हो गया, तो उसके बाद जो तबाही होगी ना उसको वापस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस लक्ष्मण रेखा को अगर हमने क्रॉस किया तो जो कुछ भी होगा इस धरती के साथ वो इरिवर्सिबल होगा। हम ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे, हम ग्लेशियर में वापस से बर्फ नहीं जमा पाएंगे, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, और हम देख रहे हैं ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए। तो ये कहा गया है कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जो भी औसत तापमान था उसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम का ही रखना है।
मतलब कुछ भी करके उसका औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देना। मतलब अगर इंदौर में 1650 से पहले औसत तापमान मई का 35 डिग्री सेल्सियस है, तो आज 2021 में हमें चाहिए कि इसका औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचे, उससे कम ही रहे। और दुनिया की जिस तरह हरकत है, तो हम 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज पे बढ़ा ही चुके हैं, और हमें किसी भी हालत में 2 डिग्री सेल्सियस का जो आंकड़ा है उसको छूना नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो तबाही होगी तो समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, यानी प्रलय असली में आएगा। ये कहा गया था इसमें। ये जो मैंने भी बताया 2 डिग्री सेल्सियस को प्री इंडस्ट्रियल लेवल के हिसाब से रोकना है, ये क्लियर हो रहा है कि रिप्लाई कर दीजिए। यस सर। ठीक है, ये तो कहा गया कि इंडस्ट्रियल लेवल के हिसाब से 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं करना है इस सेंचुरी, मतलब 2100 तक का टारगेट है। 2100 तक में आप ऐसा करिए कि 2 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़े। मतलब आप कोयले का उपयोग कम करिए, या पेट्रोल का उपयोग कम करिए, आप जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कम करिए। तो ये कहा गया। दूसरा ये कहा गया कि अगर आपकी हरकतों से, हम मतलब हमारी हरकतों से, देशों की हरकतों से हम बाज नहीं आए, तो 2100 तक हमारा एवरेज टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, 2100 तक हमारा एवरेज 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। और अभी यहाँ बोला है कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ा, उसके बाद जो तबाही होगी उसको हम सुधार नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे, और हम जिस रफ्तार से चल रहे हैं हम 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे 2100 तक। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। हमारा आपका बुढ़ापा तो पता नहीं कैसे बीतेगा, क्या क्या बीमारी आ जाएंगी। तो ये बोला गया हर देश अपने हिसाब से कुछ कुछ टारगेट तय करे, कुछ एनडीसी तय करे कि भाई तुम क्या करोगे। अगर तुम भारत हो तो तुम दुनिया की क्लाइमेट को, अब तुम अपने देश कहते हैं ना कि भाई अपना घर संभाल लो देश संभल जाएगा, अपने आप को सुधार लो देश सुधर जाएगा। तो अगर हर देश अपने देश को सुधार ले तो अल्टीमेटली धरती सुधर जाएगी। तो हर देश ने लगभग से कहा गया अपने हिसाब से आप क्या टारगेट देना चाहते हैं। ध्यान रखिए लीगली बाइंडिंग नहीं है, और ये कंपलसरी भी नहीं कि हर देश अपने हिसाब से टारगेट रखे। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है यूके, चाइना। इन लोगों ने अपने कोई भी एनडीसी नहीं बना के रखे, कोई भी एनडीसी। मतलब हम तो फैलाएंगे सनम, हम तो बर्बाद होंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। इन्होंने कोई एनडीसी नहीं बनाया। लेकिन ये नहीं बनाए, ये इनके तो ट्रम्प साहब बोलते क्लाइमेट चेंज कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो तो बढ़ा ही गए थे, 1-2 साल बाद मर जाएंगे, उनका बढ़ापा तो संवर गया, अपन लोगों को बर्बाद होगा। तो ये कहा कि हर देश अपने हिसाब से कुछ एनडीसी तय करे। हमने भी तय किए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या तय किए, हमने ये वॉलेंटरी था। अगर देश बताना चाहे यूएनएफसीसी की बैठक के बाद कि वो क्या कर रहना चाह रहा है, तो कहे। हमने तय किए, हमने अपने 3 टारगेट तय किए कि हम क्या करेंगे। तो इंडिया के 3 एनडीसी हैं, 3 नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे स्टेटमेंट में आता है और बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ध्यान से लाइन को पढ़ना, मैं समझाता हूँ। पहला टारगेट हमने ये बोला था कि हम हमारे देश में 2005 के लेवल में जो भी पॉल्यूशन लेवल था, 2005 में जो भी हम ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे थे, मान लीजिए हम 2005 में एमिट कर रहे थे, मान लीजिए 100 टन ग्रीन हाउस गैस। तो हमने बोला 2030 आते आते हम इसका 33 से 35% कम कर देंगे। मतलब 2030 में हम एमिट कर रहे होंगे 66 टन बस। ये हमने कहा पहला टारगेट, कि 2005 के लेवल में जो भी हम ग्रीन हाउस एमिशन कर रहे थे, 2030 आते आते हम उसका भी 33% कम कर देंगे, लेस। अगर हम 100 टन निकाल रहे थे ग्रीन हाउस गैस, तो हम 66 टन ही निकालेंगे। ये हमने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बताया, ये हमारा एनडीसी है। पहला एनडीसी क्लियर हुआ, रिप्लाई करिए। यस सर। इसको याद रखना है, 2030 तक याद रखना है, क्योंकि 2030 में डेडलाइन हमने अपने हिसाब से खत्म की है। दूसरा हमने बोला देखो हमारी हर डेडलाइन 2030 तक जाएगी, हमारी हर डेडलाइन 2030 तक जाएगी। दूसरा हमने बोला कि हमें जो ऊर्जा चाहिए, भाई एनर्जी तो हमें चाहिए। एनर्जी मतलब क्या, बिजली। एनर्जी मतलब क्या, क्योंकि इस समय एनर्जी का जो पर्यायवाची वो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी आप कैसे बना रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिक से कार चल रही, इलेक्ट्रिक से मशीन चल रही, इलेक्ट्रिसिटी से फैक्ट्री चल रही, इलेक्ट्रिसिटी से लोगों घर रोशन हो रहे हैं। तो बिजली तो हमें चाहिए, एनर्जी हमें चाहिए। लेकिन अभी हम जो सबसे ज्यादा बिजली बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, वो किससे बनाते हैं, थर्मल पावर से। मतलब हम कोयला जलाते हैं, और कोयला जलाते हैं मतलब हम ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे हैं।
तो हमने ये बोला कि 2030 तक हमारे देश को जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता होगी, भाई देश को तो एनर्जी चाहिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी बिजली चाहिए, आप पढ़ रहे हैं आपको बिजली चाहिए, तो हमने बोला 2030 तक हमारे देश में जितना भी बिजली का उत्पादन होगा, जितना भी, मान लो 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, इसमें से कम 40 मेगावाट बिजली तो हम अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करेंगे। अक्षय ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, पवन ऊर्जा, बायोगैस, हाइडल एनर्जी, इनसे प्राप्त करेंगे। ये हमने कहा कि हम कम से कम 40% अपनी ऊर्जा अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल सोर्सेस से बनाएंगे। ये हमारा दूसरा एनडीसी है। फिर से बोल रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसी ने आपसे पेरिस एग्रीमेंट पूछा है प्री मेंस इंटरव्यू में, आपने एनडीसीज का जिक्र नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि दुनिया के चुनिंदा देश हैं जो एनडीसीज दिए हैं, क्योंकि ये नॉन बाइंडिंग बात थी, फिर भी हमने आगे बढ़ के दी कि नहीं, हमें अपनी प्रकृति से प्यार है। दूसरा, हम इसमें काम भी कर रहे हैं और दुनिया के इकलौते ऐसे हम देश हैं जिन्होंने एनडीसी दिया भी और एनडीसी के हिसाब से काम भी कर रहे हैं। वी आर गोइंग इन अ राइट ट्रैक, हम काम कर रहे हैं, हम सोलर पैनल लगा रहे हैं, हम सोलर में कन्वर्ट हो रहे हैं, हमारे यहाँ सोलर कार्स आ रही हैं, सोलर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। मैंने आपको कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पढ़ाया था, उसमें मैंने बोला था नेट मीटरिंग वाला एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, सब क्या है सब मैंने बताया था आपको। प्रोज्यूमर कैसे बनेगा, कंज्यूमर उसमें सोलर एनर्जी से बनेगा। तो हम कर रहे हैं एक्चुअली, हम वी आर डूइंग ग्रेट जॉब। मोदी इसलिए हर समिट में बोलते हैं कि हम अपने एनडीसी की ओर सही काम कर रहे हैं, और बार बार यूके को चिल्लाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ आदमी, सबसे ज्यादा कचरा फैलाते हो, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हो, तुम कुछ काम ही नहीं कर रहे। खैर, तो हमारा सेकंड एनडीसी है 2030 तक हम जो भी बिजली बनाएंगे वो नॉन फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल मतलब कोयला, मतलब जमीन के अंदर से जो भी जीवाश्म वाला ईंधन है, चाहे वो कोयला हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, उसको छोड़ के अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी से हम मिनिमम 40% तो बनाएंगे। मैं ज्यादा बना ले वेरी गुड, लेकिन मिनिमम 40% हमारी बिजली अक्षय ऊर्जा से आएगी। ये मेरे दूसरे एनडीसी थे। तीसरा मेरा एनडीसी था 2030 तक हम एडिशनल अतिरिक्त 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड सिंक बनाएंगे। अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड सिंक, बहुत बड़ी बात बोल गए। आप लोग ये बताओ, आपके घर में किचन तो होगा ही, और किचन में सिंक जरूर होगा। तो सिंक में क्या होते हैं, बर्तन धुलते हैं। तो उस सिंक में जब आप बर्तन धोते हैं तो जो गंदगी होती है वो एक छेद से कहीं चली जाती है, मतलब आपके यहाँ से हट गई, चली गई, इसे हम सिंक कहते हैं। यानी आपकी गंदगी को उसने कहीं छुपा लिया, अब ये नीचे गई और कहाँ गई, वो छुपा लिया। ऐसा ही हम यहाँ करने वाले, जो कार्बन है, वातावरण में कार्बन है, हम कार्बन रिलीज कर रहे हैं, मैं सांस ले रहा हूँ, CO2 निकाल रहा हूँ, आप भी निकाल रहे हैं। तो सारी जो CO2 है वो पेड़ नहीं लेते, बहुत सारी CO2 जो है ये कार्बन है ना, वो कहीं दबी रहती है, सिंक के रूप में कहीं दबी होती है। जैसे हमारी जो झीलें हैं, जो हमारे दलदल हैं, जो हमारे ह्यूमस है, जो पेड़ों की पत्तियां हैं, ठीक है, जो हमारे ग्लेशियर्स है, ये सब में कार्बन स्टोर हो जाता है, चिपक जाता है, घुस जाता है, और इनके अंदर फंसा रहता है, ये एक तरह से ट्रैप कर लेते हैं। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो उसके अंदर जो कार्बन छुपा है वो भी बाहर आएगा। हम हमारे पास जो दलदल है, हम दलदलों में को भाट कर हम उसमें प्लॉटिंग कर रहे हैं, दलदल के अंदर जो कार्बन सिंक है वही बाहर आएगा। तो इतने सारा कार्बन, मोटे तौर पर समझ लीजिए 1:3 का है एक अनुपात, कि वायुमंडल में सिर्फ एक कार्बन है और जमीन के अंदर 3 कार्बन है। जमीन के भीतर पानी के अंदर है, ग्लेशियर के अंदर है, हर जगह। और हमारी हरकतों से जो जमीन के भीतर वाला कार्बन है ना, वो भी एक्सपोज हो रहा है, मतलब वो भी बाहर निकल आएगा। अभी एक कार्बन आपके वायुमंडल में है तो इतनी तबाही मचा रहा है, ये 3 अणु और आगे, 3 मॉलिक्यूल्स और आगे तो क्या होगा। तो हमने कहा कि हम 2030 तक एडिशनल 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन कार्बन को सिंक बनाएंगे कि वो जमीन के अंदर दफन हो जाए। हम ऐसा करेंगे, और इसके लिए कुछ करना नहीं है, जो हमारी जो झीलें हैं उनको साफ रखना है, नदियों को साफ रखना है, जो दलदल वाला एरिया, मार्शी एरिया है, उसको मार्शी रहने देना है। यानी मोटे तौर पे अगर हमने अपने देश के वेटलैंड्स को बचा लिया ना, वेटलैंड्स को, तो हम और नए वेटलैंड्स बना दिए। बनाना मतलब ऐसा नहीं कि गड्ढा खोदना है। मान लो कोई ऐसी झील है जिसमें जिसमें लोग कचरा डाल दिए हैं, कोई ऐसा तालाब है जिसको लोगों ने फाड़ दिया है, तो हम उसको फिर से जिंदा कर दें। अल्टीमेटली वो सब इसे कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन का निश्चेषीकरण, कार्बन को एक तरह से निचोड़ के छुपा लेना। इंग्लिश में कहते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन।
तो जो भारत सरकार ने कहा है कि हम 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन का क्या बनाएंगे, तो हम मोटे तौर पे कर सकते हैं कि 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन हम क्या करेंगे, कार्बन सिंक्वेस्ट्रेशन करेंगे, कार्बन का निषेचीकरण करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है तीनों एनडीसी? रिप्लाई कर दीजिए। यस सर। और यहाँ लिखा है कि भैया यूएसए तो पेरिस क्लाइमेट डील से भाग ही गया, वो उसने बोला कि मुझे मानना ही नहीं है, वो बाहर निकल के, दुनिया का सबसे बड़ा एमिटर है ये, लेकिन निकल गया। तो ऐसा नहीं कि इसको देख के कनाडा निकल गया, ऑस्ट्रेलिया निकल गए, क्योंकि इसमें बहुत सारे भले अगर हमने कहा कि हम अगर बिजली बनाएंगे 40% नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से, तो हो सकता है हमें कई सारी कोयले की खदानों को छोड़ना पड़े, बंद करना पड़े, तो सरकार का रेवेन्यू भी कम होगा। लेकिन जो यूएसए जो है वो भैया पैसे वाला आदमी है, वो बनिया सॉरी गलत शब्द होगा, मतलब वो इंपीरियलिस्ट भी गलत शब्द होगा, एक तरह से शब्द कह सकते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उनको पैसे से मतलब है, क्लाइमेट गैप तेल बेचना, वो तो और कोयले खदान छोड़े पड़े कि और निकले और कोयला निकाले और बिजली बनाए। तो यूएसए ने बोला कि क्योंकि यूएसए से काम कर रहा था जिससे पॉल्यूशन हो रहा था, तो सब दिन इसको सुना खरी खरी सुनाई, तो इसने बोला कि मैं तो क्लाइमेट डील से ही निकल जाता हूँ। तो कहीं कहीं इसका नाम आता है क्लाइमेट डील, ये क्लाइमेट डील। खैर हमें नहीं जानना कौन बाहर निकला है कि नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिए भारत जो कर रहा है ना, अगली सदी यानी आने वाले 5-10 साल में दुनिया भारत को थैंक यू बोलेगी कि साहब हम सब ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपने तो दिया और आपने ये अच्छा किया। तो भारत इस वजह से दुनिया में अभी तो नहीं, 5 साल बाद इसकी बहुत वाहवाही होगी, क्योंकि हम अपने एनडीसीज की के लिए जो जो काम करने चाहिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे एनडीसीज ध्यान रखिएगा, 3 एनडीसीज है और सबकी जो डेट है वो क्या है, 2030 है डेडलाइन। हमने मॉन्ट्रियल वो ओजोन लेयर के लिए 1987 में एक प्रोटोकॉल आया था, उसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और उसमें ये कहा गया था कि जो स्पेसिफिकली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि ओजोन को O3 को O2 बना देती है, इससे ओजोन होल हो रहा है, उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, और हमने बोला है कि इसने बहुत अच्छा काम किया। इसी का बेटा, इसी का बच्चा, समझ सकते हो कि गाली अमेंडमेंट, कि गाली भी किसके बारे में बात कर रहा है, ओजोन होल जो है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन है उसको कम करना है, और ये भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में बात कर रहा है, और ये बाइंडिंग है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी लोगों देशों के लिए बाइंडिंग था कि उसमें जो जो बातें कहेगी मानना पड़ेगा। इसलिए मैंने बताया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से 2020 में हमने लगभग इसका छेद खत्म कर दिया है, जो ओजोन होल है ना उसको हमने लगभग भर दिया है। लेकिन अगर हम फिर से बेलगाम हो जाएंगे तो फिर से ओजोन होल चालू हो जाएगा, क्योंकि एसी तो हम चलाना बंद नहीं कर रहे, फ्रिज भी यूज करना हम बंद नहीं कर रहे। तो अब ओजोन लेयर के लिए काम करने वाला जो एग्रीमेंट है उसका नाम है किगाली एग्रीमेंट। तो मॉन्ट्रियल हो गया या किगाली, दोनों जब भी आएंगे तो आप ओजोन को टिक मारेंगे कि ओजोन लेयर के लिए या ओजोन गैस के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हुई बात? अप्लाई करिए। अपने क्वेश्चन में चलते हैं। ये मेरा चौथा क्वेश्चन है, ये मैंने अभी पढ़ाया आपको, इसको अटेम्प्ट करो। अंकुर का रिप्लाई आया है, सरगम का आया है। श्रद्धा वेरी गुड। बढ़िया, सब सही बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तीसरा स्टेटमेंट ये बोला कंप्लीट एलिमिनेशन है, ओजोन की तो बात ही नहीं हुई है, ओजोन की बात ही नहीं हुई हमारे एनडीसी में। और कहीं कहीं इसको एनडीसी कहते हैं, कहीं कहीं इसके आगे आईएनडीसी मतलब इंटेंडेड मतलब होता है स्वेच्छा से, हमारा इंटेंशन है। तो आईएनडीसी भी कहें या एनडीसी कहें बात सही है। तो इसके 1 और 2 स्टेटमेंट आर राइट, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने समझाया और आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया अच्छे से। अब थोड़ी सी लेटेस्ट बात कर लेते हैं क्या चल रहा है। तो हम ये क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं। यहाँ पे न्यू शेफर्ड के बारे में बात हुई है, न्यू शेफर्ड क्या है इसके बारे में पहले हम चलते हैं कि न्यू शेफर्ड क्या है।
इसके स्टेटमेंट ये कह रहा है, इसी में समझा देता हूँ चलो तुम्हें। असल में अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पहले वर्जिन एयरलाइंस के रिचर्ड ब्रैंसन गए थे अंतरिक्ष में, रिचर्ड ब्रैंसन, और इनके साथ एक भारतीय मूल की जो महिला थी श्रीला नाम से, वो भी गई थी। वर्जिन वाले सब प्राइवेट लोग हैं, वर्जिन एयरलाइंस के रिचर्ड ब्रैंसन ये गए थे अंतरिक्ष में। अच्छा, अब दूसरा जो है अमेजन कंपनी के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, इनकी एक और कंपनी, उसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन ये किसकी कंपनी है? जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस कौन है? अम्मी जान वाले, अमेजन वाले, दुनिया के सबसे अमीर आदमी। इनकी भी एक स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन। इन्होंने 20 तारीख को, 20 जुलाई को, 20 जुलाई को इन्होंने लॉन्चिंग किया। असल में 20 जुलाई जो था, 20 जुलाई 1969 को अमेरिका का एक मिशन था अपोलो नाम से। उस मिशन में के जो लोग थे उनमें से दो व्यक्ति थे, एक का नाम था नील आर्मस्ट्रांग और एक का नाम था एडविन एल्ड्रिन। ये दोनों व्यक्ति इस दिन 20 जुलाई को चंद्रमा की सतह में उतरे थे, अपने फर्स्ट, जिसे कहते हैं फर्स्ट फुट ऑफ ह्यूमन काइंड का पहला कदम रखा था। और इसी तारीख को इन्होंने चुना जेफ बेजोस ने, और इनकी ये प्राइवेट कंपनी है ब्लू ओरिजिन। इस दिन ये भी स्पेस में गए। अब इसी को लेकर ये क्वेश्चन है, तो बोल रहा ये, इसमें बोल रहा है कि हाल ही में न्यू शेफर्ड बड़ा चर्चा में था। न्यू शेफर्ड ये एक रॉकेट सिस्टम है, बिल्कुल रॉकेट सिस्टम है, इसका नाम है न्यू शेफर्ड। ये किसका है? ये किसका है? तो ये किसका है? ब्लू ओरिजिन का है। ब्लू ओरिजिन का है, मतलब इसी रॉकेट में बैठ के जेफ बेजोस जो है वो अंतरिक्ष में गए। तो ये रॉकेट सिस्टम है जो कि, और इन दोनों का क्या काम है? जेफ बेजोस का भी यही सोचना है, और वर्जिन एयरलाइंस के जो रिचर्ड ब्रैंसन, उनका भी यही सोचना है कि हम तो जो यात्री है, टूरिस्ट है, उनको स्पेस की सैर कराएंगे, उनसे करोड़ों रुपए लेंगे, लेकिन हम सैर कराएंगे। जो लोग जानना चाहते हैं स्पेस में वो जाएंगे, इसीलिए सब काम चल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, एक रॉकेट सिस्टम है जो कि टूरिस्टों को स्पेस लेके जाएगा, और ये भी गए हैं, स्पेस में गए थे, तो उन्होंने सफलतापूर्वक गए हैं। और ये तो बाकायदा जो अभी इसके पहले, इनके 5 दिन पहले वर्जिन एयरलाइंस के रिचर्ड ब्रैंसन गए थे, जिसमें भारतीय मूल की महिला श्रीला भी थी। इनसे भी ये 18 किलोमीटर ऊपर गए थे ये जेफ बेजोस, कर्मन लाइन को छू के आए थे। कर्मन लाइन क्या है उसके बारे में हम देखेंगे अभी। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये वर्जिन ग्रुप ने बनाया है, ये गलत है, तो ये किसने बनाया है? ब्लू ओरिजिन का है, ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा बोल रहा है न्यू शेफर्ड जो है, ये एक एलन शेफर्ड नाम के व्यक्ति थे, एस्ट्रोनॉट थे, जो पहले अमेरिकन थे स्पेस में जाने वाले। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर किसी के नाम से रखा जाता है तो उसका इतिहास जानना चाहिए। चौथा ये है कि इस फ्लाइट से, यानी ये जो रॉकेट सिस्टम है, ये हमें हमारी धरती से 100 किलोमीटर ऊपर लेके जाएगा। अब धरती से 100 किलोमीटर ऊपर लेके जाएगा, लोगों को भी लेके जाएगा, और कुछ सामान लेके जाना है तो उसको भी लेके जाएगा। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो गलत क्या है? न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम किसका है? ब्लू ओरिजिन का, ना कि वर्जिन ग्रुप का। ये बात क्लियर हुई? आप लोगों को रिप्लाई करिए। Yes, sir. अब थोड़ा ध्यान से इस इमेज को देखना। ये मेरी धरती है, धरती के ऊपर ट्रोपोस्फेयर होता है, जो कि
मोटे तौर पे हम कह सकें कि 20 किलोमीटर तक का एरिया रहता है ना। अगर इधर से देखेंगे इक्वेटर से तो 20 किलोमीटर तक रहता है, और पोल से देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा रहता है। उसके बाद ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर आता है, यहीं पे ओजोन लेयर मिलती है हमें, ठीक है। उसके बाद मीजोस्फीयर आता है, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर 650 किलोमीटर तक का दायरा है, ये बड़ा लंबा है। यहीं पे मीटियोर आते हैं, ये कभी विस्तार में, कभी इससे जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स आएगा तो सब समझा देंगे। असल में ये जो लाइन है, कार्बन लाइन, कोई कहता है हम स्पेस पे गए हैं, हम स्पेस में गए, तो स्पेस कब कहाँ से शुरू होता है भाई? तो धरती से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, अभी आप मीजोस्फीयर में ही है, मीजोस्फीयर में ही है, लेकिन लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे एक ऐसा इस जगह आती है जहां पे जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स तो आप लोग जानते होंगे, जैसे मैंने बोला ये हमारी गैस है ऑक्सीजन, या ये हमारी गैस है CO2, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, इनके बीच में बॉन्ड है, उस बॉन्ड से लोग बंधे हुए हैं। लेकिन ये 100 किलोमीटर का जो दायरा, यहाँ पे बिल्कुल जब पहुंचती है हमारी गैस, तो गैस तो हमारे ऊपर वायुमंडल में गैस ही गैस है, लेकिन इस लेवल पे आके ये जो इनके बीच में जो नॉर्मल गैस है, जैसे ऑक्सीजन है, आर्गन है, CO2 है, SO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जो भी नॉर्मल गैसेस हैं, यहाँ पे आके इनके बीच का जो केमिकल रिएक्शन, वो बॉन्ड है, उसमें कुछ बहुत ही विशेष बदलाव होते हैं। मतलब दो अणुओं के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एक तरह से अट्रैक्शन होता है, उसमें बहुत अजीब बदलाव दिखता है। तो इसे एक तरह की बॉर्डर लाइन माना चाहिए। और इसके ऊपर जैसे आप जाते हैं तो आपको वेटलेसनेस फील होता है, मतलब धरती की जो ग्रेविटी है ना, वो यहाँ से बहुत कमजोर होने लग जाती है। जैसे हमारी जो श्रीला मैडम गई थी, वो कह रही थी कि हमें 3 मिनट तक हमने महसूस किया, वेटलेसनेस को महसूस किया, हमें ऐसा लगा हमारे शरीर में वजन ही नहीं है। तो ये जो धरती से 100 किलोमीटर ऊपर का एरिया है, इसको एक लाइन बोला गया और इसको कहा गया कर्मन लाइन। तो कर्मन लाइन वो लाइन है जहां से स्पेस शुरू होता है, जहां से स्पेस शुरू होता है। कर्मन लाइन आपको कहाँ मिलेगी? मेसोस्फीयर में मिलेगी, क्योंकि मेसोस्फीयर 650 किलोमीटर तक है ऊपर, और हम तो 100 किलोमीटर ऊपर तक की बात कर रहे हैं। तो कर्मन लाइन वो लाइन है जहां से स्पेस शुरू होता है। और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये धरती से लगभग 300 से 400 किलोमीटर ऊंचाई पे, मतलब ये स्पेस में है। और स्पेस की शुरुआत हम कब से बोल रहे हैं? 100 किलोमीटर में जब कर्मन लाइन आती है, उसको जैसे आपने क्रॉस किया तो हम बोल सकते हैं कि आप स्पेस में है। तो ये लोग जो जा रहे हैं, चाहे जेफ बेजोस गए हों, चाहे इसके पहले रिचर्ड ब्रैंसन गए हों, ये सब यहीं तक जा रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि उससे 18 किलोमीटर ऊपर गया जेफ बेजोस, तो मतलब मान लीजिए ये यहाँ तक गया तो जेफ बेजोस यहाँ तक गया था। अब मान लीजिए अब कल को एलन मस्क अपनी स्पेस एक्स से और ऊपर निकल जाए, लेकिन जैसे कि आपने कर्मन लाइन क्रॉस की, वैसे आप बोल सकते हैं कि आप स्पेस में हैं, आप स्पेस में आ गए, मैं स्पेस की यात्रा करके आ गया। तो स्पेस 100 किलोमीटर ऊपर से हम स्पेस को बोल सकते हैं। क्लियर हो रही मेरी बात? रिप्लाई कर दीजिए। यस सर। तो ये जो भी लोग हैं, चाहे ब्लू ऑरिजिन वाले जेफ बेजोस हो, चाहे वर्जिन एयरलाइंस वाले, वर्जिन ग्रुप वाले रिचर्ड ब्रैंसन हो, ये सब, आप मान लो आपके पास पैसा है तो ये कहाँ लेके जाएंगे? ये अपने रॉकेट में यहाँ लेके जाएंगे और यहाँ पे घुमा के 2-5-10 मिनट यहाँ पे घुमा के वापस ले आएंगे कि फील कर लो, वेटलेसनेस फील कर लो, देखो आप अंतरिक्ष में, और वापस लेके आ जाएंगे। ठीक है। अब ये जो रिचर्ड, ये अभी जो गए हैं, जेफ बेजोस गया है, इसका जो रॉकेट था, ये वर्टिकल टेक ऑफ की तकनीक में काम किया है। वर्टिकल टेक ऑन, इसका मतलब क्या? जैसे आप लोगों ने दिवाली में रॉकेट जलाया होगा, तो वो ऊपर जाता है, फिर वो फूट जाता है। मान लो अगर आपका ऐसा रॉकेट हो कि सीधा ऊपर जाए और वापस ऐसे आके नीचे खड़ा हो जाए, वापस आके नीचे खड़ा हो जाए, तो मतलब वर्टिकल लॉन्च किया और वर्टिकली आके खड़ा हो गया। इस तकनीक को कहते हैं वर्टिकल टेक ऑफ टेक ऑन। और इसी तकनीक पे इसका जो रॉकेट है, कौन सा रॉकेट, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, न्यू शेफर्ड रॉकेट ऐसे ही गया, सीधा गया और सीधे आके खड़ा हो गया। स्पेस एक्स का भी एक रॉकेट है फाल्कन 9, वो भी ऐसे ही जाता है, सीधा उड़ता है और सीधे आके खड़ा हो जाता है। क्लियर हो रही मेरी बात? रिप्लाई कर दीजिए। यस सर। तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड अटेम्प्ट करो।
बढ़िया। ये जो कर्मन नाम मिला है ना, एक साइंटिस्ट था, हंगरी का साइंटिस्ट था, उसी ने काफी ज्यादा इस रिसर्च करके बताया कि धरती से 100 किलोमीटर ऊंचाई पे हमारे जो मॉलिक्यूल्स है, खासकर गैसेस जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच का जो आपसी संबंध है, यानी आपसी जो बॉन्ड है, उसमें कुछ बहुत ही अलग रिएक्शन, मतलब एक तरह से प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। और उसने बोला कि यहाँ से कुछ बदलाव होता है। और फिर बाद में हमने ग्रेविटी चेक की तो मालूम चला यहाँ यहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम हो जाती है, धरती का जो खींचने का जो पावर है वो कम हो जाता है। इसलिए हम कह दिए कि भाई कर्मन लाइन जैसे क्रॉस किया तो नाउ यू आर इन स्पेस। अभी जो पहला सवाल है भीमा कोरेगांव को लेकर, क्या है इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। क्योंकि अब क्यों आया ये, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट के पास। असल में क्या हुआ है, पहले कहानी समझे फिर बताते हैं। टाइम है ना क्लास, कहाँ टाइम है अभी। 1818 का वक्त था, 1 जनवरी का दिन था, हैप्पी न्यू ईयर का वक्त था। एक लड़ाई होती है, कहाँ होती है, कोरेगांव नाम की जगह पे, कोरेगांव। ठीक, कहाँ होगा ये कोरेगांव, महाराष्ट्र। क्या आज भी है, हाँ आज भी। इसी गांव के पास एक नदी है, उसका नाम है भीमा नदी। भीमा, भीमा एक रिवर है। इसकी ट्रिब्यूटरी आप चेक कर लेना किसकी ट्रिब्यूटरी है, थोड़ा खुद रिसर्च कर लो। यहाँ पे एक बैटल होती है। बैटल किसके बीच होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी और आखिरी पेशवा, लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड। आखिरी पेशवा क्यों, इसके बाद अंग्रेज इनको भगा देंगे, क्योंकि इस युद्ध में कौन जीतेगा, अंग्रेज ही जीतेंगे। और ये वक्त है, एंग्लो मराठा वॉर चल रहा है, तीसरा एंग्लो मराठा वॉर चल रहा है, इसमें ये हारेंगे बाजीराव। और फिर इनको पेंशन दे के बोलेंगे सर जी आप यहाँ से जाइए और कानपुर के पास एक जगह बिठूर, वहां जाइए, आपको पेंशन मिला करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट पेशवा है। बढ़िया। तो ये बैटल हुई, इसका मतलब अब जो पेशवा थे, अब थोड़ा ध्यान से सुनना है इसको। 2018 में क्या हुआ, इसकी 200 वर्षगांठ थी। 1 जनवरी के लोग इकट्ठा हुए और इस 200वीं वर्षगांठ में ना वायलेंस हो गया, दंगे हो गए, एक तरह से 2-3 लोग मारे गए। सरकार ने पता किया कौन कर रहा है ये, कैसे हुआ। तो पता चला कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो अच्छी अच्छी पोस्ट में है, प्रोफेसर हैं, लॉयर्स हैं, ये इन लोगों ने लोगों को भड़काया और इस वजह से दंगे हो गए। तो सरकार ने इन लोगों को कहा कि दे आर अर्बन नक्सल्स, ये लोग अर्बन नक्सल्स हैं। एक नक्सली वो होता है जो गांव खेड़े में रहता है, बंदूक चलाता है, लेकिन ये वो नक्सल, ये वो लोग हैं अर्बन नक्सल जो शहरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, मल्टियों में रहते हैं, कार से चलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन इनकी सोच नक्सली वाली। बढ़िया। फिर सरकार ने समय के साथ 16 लोगों को पकड़ा, भीमा कोरेगांव केस में 16 लोगों को पकड़ा, यार ये लोग थे। इस 16 में से अब बचे हैं 15, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले एक व्यक्ति थे स्टेन स्वामी, ये जेल में ही मर गए। और इनकी मौत पे तो यहाँ तक कि यूएसए तक ने, यूनाइटेड नेशंस तक ने सरकार को फटकार लगा दी कि भैया ऐसे कैसे मर रहे हैं। क्योंकि इस इनमें, जैसे अब मैंने बोला, इनको सरकार ने अर्बन नक्सल कहा, ये बहुत पढ़े लिखे लोग थे, काफी वेल ग्रेजुएट थे, विदेशों से पढ़ के आए थे, बहुत मतलब एक जिसको आप बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी कह सकते हो, वो थे ये लोग। और सरकार ने बोला कि इनकी आइडियोलॉजी तो एक्सरेजी वाली है, इन लोगों ने ये सब किया है, तो इनको अर्बन नक्सल्स का जेल में डाल दिया। और स्टेन स्वामी जो थे, ये इनके भी हाल ही में जेल में मृत्यु हो गई। अब बचे हैं इसमें 15 लोग, ये सब जेल में। इन सब पे लगा यूएपीए, ठीक है, यूएपीए एक्ट लगा है, 1967 में आया था। और इस एक्ट के तहत ये है कि सरकार को अगर लगता है तो किसी भी संस्था को आतंकवादी घोषित कर सकती है। और अभी हाल ही में 2018 में अमेंड हुआ है, उसमें तो ये कहा है किसी व्यक्ति को भी सरकार आतंकवादी घोषित कर सकती है। यानी अभी तक ये था कि कोर्ट तय करेगी कि यू आर गिल्टी और नॉट, लेकिन इस एक्ट में ऐसा है कि सरकार यानी पुलिस वाला भी आपके लिख सकता है कि इस पे यूएपीए लगा है, इसका मतलब ये आतंकवादी है। मतलब कोर्ट का काम पुलिस वाले कर देते हैं इसमें। और इसमें बेल नहीं होती, और इसमें ज्यादा सुनवाई नहीं होती, और जीवन भर आप जेल में रह सकते हो, जीवन भर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 15 लोगों को पकड़ा हुआ है।
अब जब स्टेन स्वामी चले गए तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोग पहुंच गए पीआईएल लेके, साहब करो यार कुछ, अगर ये दोषी है तो इनको जेल में डालो, इनकी इनकी सुनवाई नहीं हो रही, ऐसे कैसे पकड़ के रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरकार को कि भैया जल्दी जल्दी सबूत लाओ इनके खिलाफ, अगर ये दोषी है तो इनको जेल में डाले, फ्री में क्यों पकड़ के रखे हो, नहीं है दोषी तो छोड़ो। तो इसका जिक्र आ गया, भीमा कोरेगांव का जिक्र आ गया। हमें पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, लेकिन हमें ही जानना है भीमा कोरेगांव में क्या हुआ था। अभी जो मैंने ब्रीफिंग की क्लियर हुई कि नहीं, रिप्लाई कर दीजिए। Yes, sir. अभी 1818 में युद्ध हो रहा था, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थे, एक तरफ क्या थे, पेशवा थे। तो पेशवा लोग थे, ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे। आप लोगों ने देखा होगा वाले वो फिल्म बाजीराव मस्तानी, उसमें वो सिर मुड़ाए हुए हैं, चोटी रखा हुआ है, वो रणवीर सिंह दिख ही रहा है, ब्राह्मण है वो। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी में भाई ये तो प्राइवेट अंग्रेजों की थी, इनकी तरफ से जो सैनिक लड़ रहे थे वो महार महार जाति के थे, महार जाति, यानी आज के समय हम बोले तो एसटी कैटेगरी। इसी महार जाति से एक बहुत ही बड़े व्यक्ति हुए हैं, जिनका नाम है अम्बेडकर। और आप में से किसी ने, आपकी क्लास या किसी और क्लास ने, मुझे किसी बच्चे ने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया था। पिछले साल पीएससी में सवाल आ गया था, एमपीपीएससी में, और उसमें था कि सुमेलित करिए, यानी बताइए कि कौन सा मैच तो पढ़े गलत है। और उसमें लिखा था कि महार, और महार से लिखा हुआ था कि एमपी, महार के सामने एमपी लिखा हुआ था। तो अगर किसी ने इसको, ये जैसे मैं कहता हूँ करंट अफेयर्स देख के हम पेपर गैस कर सकते हैं, तो ये उस समय न्यूज में था, सरकार अर्बन एक्शंस कर रही थी, पेपर हुआ, फटाक से महार पूछ लिया, आपको बाकी स्टेटमेंट देखना ही नहीं था। महार के सामने एमपी कैसे हो सकता है, महार तो महाराष्ट्र में है ना मोटे तौर, तो वही राइट आंसर था, क्योंकि वो गलत था मैच। तो अब ये महार एसटी थे उस समय, अछूत थे, और अंबेडकर तो इनके लिए, और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, अंबेडकर तो बहुत 100 साल बाद आएंगे इसमें, इन लोगों ने इनको हरा दिया। तो कहने को अंग्रेजों ने पेशवा को हराया, यही हो रहा है, लेकिन अंग्रेजों की आर्मी में सब महार लोग थे, यानी उस समय के अछूत लोग थे। और अनइंटेंशनली हम ये देखें कि अछूतों ने ब्राह्मणों को हरा दिया, अछूतों ने ब्राह्मणों को हरा दिया अनइंटेंशनली। फिर इसके बाद हर साल ये जो महार रेजिमेंट थी ना, ये इस बात को सेलिब्रेट करती थी, हर साल 1 जनवरी को सेलिब्रेट करती थी। बकायदा भीमा कोरेगांव में तो एक पिलर बना हुआ है, विक्ट्री पिलर नाम से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इसका सपोर्ट किया, वो तो डिवाइड एंड रूल पे चलती ही थी कि अच्छा ब्राह्मण से चिढ़ रहा है, दूसरी जाति चिढ़ रही है, चिढ़ने दो, ये आपस में बटे रहेंगे तो हम रूल करते रहेंगे। तो अभी क्या होता है, हर साल 1 जनवरी को देखना, अगले इस साल भी जनवरी आएगी, फिर यही होगा, भीमा कोरेगांव में लोग इकट्ठे होंगे, फिर वहां पे जो महार जाति के लोग हैं, ये लोग, ये नहीं, इनसे जुड़े हुए जो नेता लोग हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए फालतू में भाषण देंगे, और फिर कुछ ब्राह्मण नेता अफेंड हो जाएंगे, और फिर लात घूसे चल जाएंगे, हमें उसमें नहीं जानना। लेकिन आप ये देखिए, एक ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध में अनइंटेंशनली हम ये देख रहे हैं कि अछूते में ब्राह्मणों को हरा दिया, और अछूत, और ये अछूतों के बहुत सारों इतिहास में, यानी बहुत सालों के इतिहास में पहली बार हुआ कि डायरेक्टली वो ब्राह्मणों से लड़े और उनको हराए भी है। तो ये जो महार जाति के लोग हैं, ये आज भी इस बात को बहुत गर्व से सेलिब्रेट करते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, या हमारे पूर्वजों ने ऐसा कुछ अचीवमेंट किया था। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब यहाँ पे पॉलिटिक्स घुस जाती है ना, तो ये गलत हो जाता है। तो अब फिर से अभी जनवरी आएगी, 1 जनवरी, आप देखिए, ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी के दिन आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भीमा कोरेगांव पे कोई ना कोई न्यूज आएगी, हर साल आती है। क्योंकि मोटे तौर पे अब जो पॉलिटिक्स है, चाहे स्टेट लेवल की हो चाहे जिला लेवल की हो ना, वहां पे सब यही सोचते हैं कि कोई भी मुद्दा मिल जाए, हम पार्षद बन जाए, हम नेता मंत्री बन जाए, और जनता मरने दो। लेकिन हम एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, हमें पता होना चाहिए भीमा कोरेगांव में क्या हुआ था, एक्चुअल रीजन क्या थे, और हुआ क्या था, और क्यों हर बार ये इशू ऊपर उठ जाता है। तो मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं, रिप्लाई कर दीजिए। Yes, sir. अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन।